हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिने टॉकर चैनल। तो इस मूवी की कहानी की शुरुआत अमेंडा की बचपन की याद या उसके एक सपने से शुरू होती है, जहां पर उसकी माँ उसके भागने की वजह से उसे एक अलमीरा या एक कबर्ड में बंद कर रखा है और वो अपनी माँ से माफी मांगते हुए उससे यही बोलती है कि वो कभी भी उसको छोड़कर नहीं जाएगी। और उसकी माँ उसे जवाब देती है कि फिर तुम्हें क्यों नहीं दिखता है कि तुम्हारी इस गलती की वजह से मुझे कितना दर्द पहुंचा है। और फिर इलेक्ट्रिक वायर के नज़ारों को दिखाने के साथ या उसके माँ के वायर पकड़ने के साथ उसकी आंखें खुल जाती है। और फिर अमेंडा लैंप को घूरने के बाद और उसके सारे बल्ब और उस लैंप को लेने के बाद एक अंडरग्राउंड स्टोर में चली जाती है, जहाँ के नज़ारों को देखने से पता चलता है कि अमेंडा ने अपने इस भयानक सपने से निजात पाने के लिए सारे इलेक्ट्रिक सामानों को इस अंडरग्राउंड स्टोर में बंद करके रखा है और अपने घर के आखिरी लैंप को यहाँ पर फेंकने के बाद और फिर पूरी घर की बिजली काटने के साथ अपनी बेटी क्रिसी को देखने के लिए चली जाती है। और हमें चित्रों को दिखाकर ये बताने की कोशिश की जाती है कि अमेंडा एक कोरियन जो अपने देश को छोड़कर यहाँ पर बसी है। और फिर कहानी हमें 16 साल बाद जंप लेते क्रिसी और अमेंडा की एक नई जिंदगी को दिखाने की कोशिश करती है, जहाँ पे वो दोनों एक फॉर्म में रहते हैं, जहाँ पर वो बी को पालने के साथ और उनके द्वारा बनाए गए शहद को निकालकर उन्हें बेचने का भी काम करते हैं। और फिर हम एक रात देखते हैं कि बहुत तेज बिजली कड़कने की वजह से अमेंडा की नींद टूट जाती है और वो इसकी वजह से इतनी ज्यादा डर या सहम जाती है कि क्रिसी की आँख उसके रोने की वजह से खुल जाती है और वो उससे ढूंढने के बाद उसे यही समझाती है कि बिजली बहुत दूर कड़क रही है और वो उसे कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकती है। और फिर अमेंडा वहीं पे लोरी गाते हुए अपनी बेटी के साथ सो जाती है। और फिर कहानी में डैनी या उसके सामान को बेचने वाले की एंट्री होती है और उसके फॉर्म में इंटर करने के साथ ही हमें पता चलता है कि अमेंडा ने अपने डर की वजह से या अपनी हालत खराब होने की वजह से पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक सामानों को अपने घर के पास आने से बंद कर रखा है। और यहाँ तक कि मोबाइल और घड़ी भी वो उसके घर के अंदर या उसके पास नहीं ले जा सकते। और डैनी अमेंडा से बातचीत करते हुए उसे बताता है कि उसके शहद को उसने अपनी भतीजी की मदद से ऑनलाइन डाल दिया है और उसके शहद की डिमांड बढ़ने की वजह से या वायरल होने की वजह से उसे पहले से ज्यादा और शहद बनाने की जरूरत पड़ेगी। और जब डैनी के जाने के बाद क्रिसी ब्रेकफास्ट करते हुए अपनी माँ से कुछ कहने वाली होती है या ये बताने वाली होती है कि वो इस जगह को छोड़कर अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती है, तो उसकी माँ उसकी बात को काटते हुए उसे डैनी के पास जाकर सामान लाने को बोलती है। और जब क्रिसी अपनी माँ की बात को मानकर डैनी की दुकान पे जा रही होती है, तभी उसकी रास्ते में एक शख्स से मुलाकात होती है और वो उसे कोरियन भाषा में उसी की माँ के बारे में पूछने की कोशिश करता है, लेकिन किसी को उसकी लैंग्वेज ना समझ में आने की वजह से वो दोनों ही अपने अपने रास्ते पे निकल जाते हैं। और साथ ही साथ किसी को बातचीत करते हुए उसकी नज़र उसके खास सूटकेस पे भी जाती है। और फिर वो शख्स अमेंडा के फार्म में ताबड़तोड़ एंट्री करते हुए उसके घर के सामने अपनी गाड़ी रोकता है। और जब अमेंडा उससे गाड़ी बंद करने को बोलती है तो वो उसे उसके असली नाम से पुकारते हुए और उसके पूछने पे उसे बताता है कि वो उसका अंकल है। और इस बात को जानने के बाद अमेंडा उसकी कार को और उसके फोन को बंद करने को बोलती है और उसके पूछने पर वो उसे बताती है वो इलेक्ट्रिसिटी के पास नहीं आ सकती है। और फिर उसके अंकल उससे बातचीत करते हुए और क्रिसी के फोटो को बताकर उससे ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कोरियन क्यों नहीं जानती है, जिस पर अमेंडा उसे ये बताती है कि वो एक अमेरिकन है। और वो उससे गुस्सा होते हुए बोलते हैं कि तुम्हें ये कभी नहीं छुपाना चाहिए कि तुम कौन हो। और इलेक्ट्रिक के पावर को चेक करने के बाद उससे पूछते हैं कि अगर तुम बिजली के पास जाती हो तो क्या होगा। और उसके कुछ न बताने पर उससे पूछते हैं कि आखिर वो ऐसे जिंदगी कब से जी रही है। और वो उसे जवाब देती है कि जब से उसकी बेटी पैदा हुई है। और उससे पूछती है कि वो यहाँ पे क्यों आया है। और उसके अंकल कॉफी की चुस्की लेने के बाद उसे बताते हैं कि उसकी माँ कुछ महीने पहले ही मर चुकी है और वो यहाँ पे बहुत पहले ही आ सकते थे, लेकिन उसकी गुमनामी की जिंदगी बिताने की वजह से उसे ढूंढना और उसके पास पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। और उसकी माँ मरने से पहले उसका नाम लेकर रो रही थी और वो अपनी आखिरी सांस लेते हुए भी उसके पास पहुंचने की कोशिश कर रही थी, मानो कि वो उसके पास बैठी हुई है और वो तुमसे पूछ रही हो सु यून, क्या वो तुम ही हो? लेकिन तुम वहां पे नहीं थी, क्या तुम वहां पे थी? और डॉक्टर ने उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया था, लेकिन मैं जानता हूँ कि उनकी मौत तुम्हारी एक गलती की वजह से हुई है। और क्या कोई बेटी अपनी माँ को इस तरह से छोड़ सकती है? और उसे अपनी इस आखिरी पलों में तुम्हारी जरूरत थी
और तुमने वहां पे उसे मरने के लिए वैसे ही छोड़ दिया था जैसे उसके पति ने उसे छोड़ दिया था। और अमेंडा इस बात को सुनने के बाद उससे पूछती है कि तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है। वहां पर मेरा ख्याल कौन रखने वाला था, जिस पर उसके अंकल उसे बोलते हैं कि बच्चे हमेशा ही अपने पेरेंट्स का दायित्व निभाते हैं और वो चाहे इस दुनिया में जीते वक्त हो या फिर मरने के बाद उस दुनिया में हो, बच्चों को हमेशा अपने पेरेंट्स की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। लेकिन तुमने अपने इस कर्तव्य से मुंह मोड़कर उसे एक ऐसी दुनिया में फंसा दिया है जहां से वो ना शैतान बन सकती है और ना ही वो अपनी बंधनों से या अपनी आत्मा से मुक्त हो सकती है। और वो तब तक तड़पती रहेगी या उसका गुस्सा तब तक बढ़ता रहेगा जब तक वो इस बॉक्स में रहेगी। और तभी अमेंडा उसकी बात को काटते हुए उसे यहाँ से जाने को बोलती है और उसके अंकल जाते हुए उससे बोलते हैं कि हर दिन उसका दर्द और ज्यादा बढ़ता रहेगा और ये जहर तब तक फैलता रहेगा जब तक वो तुम में समा नहीं जाती है और तुम्हारी माँ हमेशा वो चीज पा जाती है जो उसे चाहिए होता है। और तुम ये भी जानती हो कि वो इस चीज में कितनी माहिर है। और इधर क्रिसी डैनी के शॉप में पहुंचकर और उससे सामान की लिस्ट पकड़ाने के बाद उसकी भतीजी रिवर से मिलती है और जहां क्रिस उसके मेकअप की तारीफ करती है वहीं रिवर उसके चेहरे की झाइयों की तारीफ करती है। और इधर जब अमेंडा उस बॉक्स को छूने की कोशिश करती है तो उसे ऊपर के रूम में कुछ खड़खड़ाने की आवाज सुनाई देती है। और जब वो अपनी बेटी के कमरे में पहुंचती है तो उसके अलमीरा या उसके केबिन के सभी डोर खुले होते हैं और उसके पास पहुंचने पर उसे वेस्ट मिसा यूनिवर्सिटी का एक एप्लीकेशन मिलता है। और तभी उसकी बेटी उसे पुकारते घर के अंदर दस्तक देती है तो उसकी नजर उस रुमाल पे जाती है जिसे उसने कार में देखा था। और उसकी माँ इस नज़ारे को देखने के बाद और उसे छूने से मना करते हुए और उसे लेकर उससे दूर जाने लगती है तो वो उसे यही जानने की कोशिश करती है कि क्या यहाँ पर कोई आया था। और अमेंडा उसकी बात को काटते हुए उसके चेहरे के मेकअप के बारे में पूछती है। और जब अमेंडा अपनी पूरी हिम्मत बांधने के बाद उस बॉक्स को खोलती है तो उस बॉक्स के अंदर उसकी माँ की फेवरेट चीजें बधी होती हैं और साथ ही साथ एक मास्क भी बंधा होता है। और जब वो उस मास्क को देखने के बाद उसे ढक देती है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि उसकी माँ सांस ले रही है। और वो इस नज़ारे को देखने के बाद उस बक्से को बंद करके उसे अलमीरा में रख देती है। और जब वो उस रूम को छोड़कर गलियारे में कुछ छानबीन कर रही होती तभी उसकी खिड़कियां बंद हो जाती हैं और फिर उसे दरवाजे के लड़ने की आवाज सुनाई देती है। और जब वो लालटेन लेकर उसके पास जाती है उसे दरवाजा खोलने की आवाज सुनाई देती है। और जैसे कुछ पल के लिए शांति होती उसे उसकी बेटी की चीखने की आवाज सुनाई देती है। और वो अपनी बेटी की आवाज को सुनकर और उसकी मदद करने के लिए घर से बाहर निकल और उसकी आवाज का पीछा करते हुए फार्म के अंदर जाने लगती है। लेकिन बाहर जाने पर उसे उसकी बेटी की चीखों की आवाज के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और फिर थोड़े ही पल में वो सारी आवाजें गायब होते हुए एक सन्नाटे में तब्दील हो जाती हैं। और तभी उसकी माँ वहां पे दस्तक देते हुए उससे यही पूछती है कि क्या वो तुम हो? और उसके मुड़ने के साथ वो गायब हो जाती है। और तभी वहां पे एक चूजा दस्तक देते हुए चू चू करने लगता है। और जैसे अमेंडा उसे उठाने की कोशिश करती है वो उसके चूजे का काम तमाम करने के साथ उसकी बेटी वहां पे पहुंच जाती है और उसका हाथ थामकर उससे यही पूछती है कि क्या वो एक बुरा सपना देख रही थी। और उसके हाँ के साथ ही पूरा माहौल फिर से नॉर्मल हो जाता है। और फिर सुबह होने पर जब अमेंडा यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन को दिखाकर उससे उसके बारे में पूछती है तो वो उसे बताती है कि उस एप्लीकेशन को उसे डैनी ने दिया था। और जब उसकी माँ उसका रीजन पूछती है तो क्रिसी उसे बताती है कि वो उसका दोस्त है। और अमेंडा इस बात को सुनकर उसे बताती है कि वो हमारा कोई भी दोस्त नहीं है और वो उसकी मदद करने के लिए उसे पैसे देती है। जिस पर क्रिसी उसे समझाती है कि वो आपका भी दोस्त है और वही हमारा एकमात्र दोस्त है जिससे हम इस दुनिया में बातें करते हैं। और जब अमेंडा अपनी बेटी से कॉलेज जाने के बारे में पूछती है तो वो उसे साफ साफ मना कर देती है। और जब अगले दिन डैनी वहां पे दस्तक देता है तो अमेंडा को बातचीत करते हुए उससे मालूम चलता है कि उस फॉर्म को या उस एप्लीकेशन को डैनी ने अपनी मर्जी से नहीं दिया था बल्कि क्रिसी ने उससे मांगा था। और डैनी उसे ये भी एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि वो हमेशा के लिए अपनी बेटी को इस पिंजरे में बांध कर नहीं रह सकती है। और फिर हम रात में देखते हैं उस एप्लीकेशन के फॉर्म को देखते हुए उसे अपने बचपन की और अपनी माँ की बातों की याद आती है। और उसकी माँ उससे यही बोल रही होती है कि वो उससे कभी भी दूर नहीं जा सकती है। और जब अमेंडा उससे बोलती है कि वो उससे नफरत करती है और वो भगवान से प्रार्थना करती है कि वो मर जाए तो उसकी माँ उसे जवाब देती है कि वो मरने के बाद
उसी के साथ रहेगी और हमने इसे एक साथ शुरू किया था और इसे खत्म एक ही साथ करेंगे। और सुबह होने पे हम देखते हैं कि अमेंडा जहाँ नीचे बी के घोंसले को बनाने की तैयारी कर रही होती है, वही क्रिसी अपने छत के कॉरिडोर में जाकर उस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने लगती है। और इसी बीच हम ये भी देखते हैं कि क्रिसी को एक कपड़ा उड़ता हुआ दिखाई देता है और नीचे तभी बी के जाल का मुखौटा नीचे गिर जाता है। और जब उसकी माँ उसे पहनकर क्रिसी के बारे में सोचने की कोशिश करती है तो उसकी माँ अपने पूरे लिबास को पहने उसके सामने दिखती है। और जब वो उसे निकालकर फिर से दोबारा देखती है तो उसे उसकी माँ उसकी खिड़की में नजर आती है। और जब वो इस बात से घबराकर ऊपर जाती है तो उसे कृषि का सारा तामझाम दिखाई देता है और फिर बहुत सारी मधुमक्खियां उसके खिड़की के शीशे पे आकर या उस खिड़की पे इकट्ठा होते हुए वहां पे अंधेरा करने लगती हैं। और उसकी माँ वहां पे प्रकट होते हुए उससे फिर से पूछती है कि क्या वो तुम हो और क्या तुम मेरी दिल की धड़कन को महसूस कर सकती हो, क्योंकि तुम और मैं एक हैं और तुम चाहे मुझे कितनी भी बुलाने की कोशिश क्यों ना करो, मैं तुम्हारे बिना कभी भी जिंदा नहीं रह सकती हूँ और अब मैं तुम्हारे बिना मर भी नहीं सकती हूँ। और तुम देख रही हो तुम्हारे बगैर मैं क्या बन गई हूँ, देखो मुझे। और जब उसे डराते हुए उसे पकड़ने की कोशिश करती है तो अमेंडा उसे झटकाते हुए उसे नीचे गिरा देती है और उसकी बेटी वहां पे फिर से प्रकट होते हुए नीचे जमीन पर और उस कपड़े को पहनकर गिरी होती है। और फिर अमेंडा उस कपड़े को उसके ऊपर से निकालकर और उस बॉक्स को लेकर उसी बेसमेंट में चली जाती है जिस बेसमेंट में उसने सबसे पहले लैंप रखा था। और जब वो वहां पे लैंप को देखती है तो वो लैंप फिर से झुककर बॉक्स से बाहर खड़ा होता है और वो अपनी बीती यादों को महसूस करने के बाद वो उस स्टोर में जंजीरों से बांधने के बाद लॉक लगा देती है और उसकी बेटी ऐसा करते हुए उसे पीछे से देख रही होती है। और जब रात में स्टडी करते वक्त उसकी बेटी उसकी हालत के बारे में पूछती है तो वो उसे बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है। और जब सूटकेस के बारे में पूछती है तो वो फिर से गुस्सा होते हुए उसे बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है। और फिर हम रात में देखते हैं कि उसकी माँ ब्रश करते हुए अपनी माँ की धड़कन को महसूस करती है और रात में सोते वक्त वो खिड़की से अपने फार्म की तरफ देखती हुई अपनी माँ को खोजने की कोशिश कर रही होती है या एक बुत बनकर खड़ी होती है। और इधर किसी अपनी रात की नींद खराब करते हुए और उस बेसमेंट का ताला तोड़कर उस स्टोर के अंदर चली जाती है और फिर अंदर खोजबीन करते हुए और थोड़ा सा डरने के बाद वो बॉक्स में बंधे हुए नोट को या उस रुमाल को खोल देती है। और जैसे उस बॉक्स को खोलने वाली होती है उसकी माँ उसे एक बदतमीज लड़की बुलाती है और उसी के साथ ही वहाँ स्पार्क सर्किट होता है। और जब कृषि वहाँ पे लैंप लेकर देखती है तो उसे उसकी नानी की तस्वीर दिखाई देती है। और इधर अमेंडा के रूम का लॉक टूटकर गिर जाता है और इधर किसी का लैंप जब बुझ जाता है तो वो डर कर जैसे ही बाहर जाने वाली होती है उस बेसमेंट का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। और जब किसी अपनी हेल्प के लिए अपनी माँ को पुकारने लगती है तो अमेंडा के रूम का दरवाजा और उस स्टोर का दरवाजा दोनों ही अपना कमाल दिखाने लगते हैं। और अमेंडा एक पल में उस स्टोर के बाहर खड़ी होती है और फिर किसी की आवाज़ सुनने पर वो उस बेसमेंट के दरवाजे को या उस स्टोर के दरवाजे को खोल देती है। और जब अमेंडा उसका हालचाल लेने की कोशिश करती है तो कृषि उसकी माँ की तस्वीर को दिखाकर उसके बारे में जानने की कोशिश करती है। और जब उसकी माँ उसे कुछ नहीं बताती है तो कृषि उसे बताती है कि जब वो उससे दूर चली जाएगी तो उससे उसके सीक्रेट के बारे में कोई भी जानने की कोशिश नहीं करेगा। और जब कृषि वहाँ से गुस्सा होकर जाने लगती है तो उसकी माँ उसे रोकते हुए उसे अपने अंकल और सूटकेस के बारे में बता देती है और उसे बताती है कि जिसे वो अब तक नाना नानी समझ रही थी वो उसके असली माता पिता नहीं है और मेरे पिता के छोड़ने के बाद मेरी माँ ने मुझे अकेले पाला था और इस सूटकेस के अंदर उसकी सबसे प्यारी चीज पड़ी हुई है। और कृषि उसकी प्यारी चीज को बाहर निकालने के बाद उससे ये जानने की कोशिश करती है कि वो उससे और क्या कुछ छुपा रही थी। और जब कृषि उसके कपड़े के बारे में पूछती है वो उसे बताती है कि वो लोग उसे हैंडबॉक कहते हैं और इसे उसकी माँ ने खुद बनाया था और वो अपने काम पे बहुत ज़्यादा गर्व करती थी। और मास्क के पूछने पर वो उसे बताती है कि उसे डाल कहते हैं और ये हमारी फैमिली की विरासत है और इसे हमारी फैमिली की सभी औरतें एक जनरेशन से पहनती आ रही हैं। और उसके पूछने पर उसे ये भी बताती है कि उसकी माँ का ये बिलीव था कि वो मरने के बाद अपनी चीज़ों को अपने साथ ले जाएगी और इन सब चीज़ों को एक सेरेमनी के लिए बचा के रखा गया है। और बहुत से कोरियंस का बिलीव है कि
उसकी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलती या उन्हें तब तक दर्द सहना पड़ता है तब तक वो इस सेरेमनी को कंप्लीट नहीं कर देते हैं। और जब कृषि उससे पूछती है कि क्या वो इन सब चीजों में विश्वास करती है तो वो उसे बताती है कि वो इन सब चीजों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती है। और जब कृषि उससे म्यूजिक बॉक्स के बारे में पूछती है तो उसकी माँ फिर से अपने आप में या अपनी बचपन की यादों में खो जाती है। और हम सुबह होने पर देखते हैं कि वो उस म्यूजिक बॉक्स को देखते हुए अपनी माँ की बातों को याद करने लगती है। और उसकी माँ उसे बताती है कि अगर वो जिंदगी में कभी भी उदास होगी तो वो इससे बचाकर हमेशा खुश हो सकती है। और इधर हम देखते हैं जब कृषि मुर्गियों को देख रही होती है उसे किसी जानवर की आवाज सुनाई देती है। और जब बाद में डैनी वहाँ पे दस्तक देता है तो वो उससे बातचीत करते हुए और ये जानने के बाद उसकी भतीजी अभी भी उसके साथ है, वो उन दोनों को शाम को गेम नाइट के लिए बुलाती है। और हम कुछ देर बाद देखते हैं कि जब अमेंडा अपनी बेटी को तैयार कर रही होती है उसे फिर से एक बार अटैक पड़ता है। और फिर सभी शाम को गेम खेलने के बाद कृषि रिवर को लेकर अपने साथ अपने रूम में जाती है। और वहां पे उससे बातचीत करते हुए उसे पता चलता है कि रिवर अपने साथ अपना मोबाइल ले आई थी, लेकिन उसकी माँ को मोबाइल की वजह से कुछ भी असर नहीं हुआ है। और इधर हम नीचे देखते हैं कि अमेंडा डैनी से बातचीत करते हुए फिर से ब्लैंक पड़ जाती है। और जब डैनी उसे होश में लाता है तो यहाँ पे कुछ न कुछ गलत हो रहा है, जिस पर डैनी उसे समझाता है कि उसकी बेटी बहुत ज़्यादा अच्छी है और उसे अपनी बेटी से बातचीत करके इस मसले को सॉल्व करने की ज़रूरत है। और फिर हम रात में देखते हैं कि अमेंडा किसी के रूम में जाकर उसे अपने माँ के बारे में बताने लगती है। और वो उसे बताती है कि जब वो कोरिया छोड़कर यहाँ पर आए थे तो उसकी मॉम को यहाँ पर एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही थी और उसे यहाँ पे हर एक चीज पराई लगती थी। और वो इस बात से बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और इसी वजह से वो इस घर को कभी भी छोड़कर नहीं जाती थी। और मैं उनके चीखने की आवाज़ को हमेशा सुना करती थी। और जब मेरे पिता उनसे परेशान होकर हमें छोड़कर चले गए तो मेरे पास सिर्फ वही बची थी और मैंने उनका हर एक गुस्सा और हर एक दर्द को अपने ऊपर लेने की कोशिश की थी। और जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मैंने अपने आप से एक वादा किया था, मैंने तुमसे एक वादा किया था, मैं कभी भी अपनी माँ नहीं बनूंगी। और इसी के साथ हम ये भी देखते हैं कि कृषि उसके बात को सुन रही होती है। और जब सुबह में उसकी माँ नहा रही होती है तो उसकी माँ उसे बताती है कि इस घर में वही एक कहना ना मानने वाली लड़की नहीं है, क्योंकि हम नीचे देखते हैं कि कृषि बेसमेंट में जाकर पूरे घर की बिजली को ऑन कर देती है। और इधर अमेंडा की माँ उससे बातचीत करते हुए उसे बताती है कि वो जानती है कि वो उससे क्यों नहीं दूर होना चाहती है, क्योंकि तुम्हें मेरी जरूरत है और उसे भी मेरी जरूरत है और हम दोनों एक साथ मिलकर एक अच्छी माँ बन सकते हैं। और अमेंडा इस बात को सुनकर और अपनी माँ से पीछा छुड़ाने के लिए चिल्लाने लगती है। और इधर जब कृषि अपने ऊपर वाले बेसमेंट पे आकर देखती है तो उसके स्कूल का सारा एप्लीकेशन बर्बाद पड़ा होता है। और जब कृषि उस फॉर्म को लेकर अपनी माँ से इस बारे में पूछती है तो वो उसे यही बताती है कि उसने ऐसा नहीं किया है। और उसकी मॉम उस फॉर्म को देखने के बाद उसे बताती है कि उसकी मॉम यहाँ पे है और इस काम को उसने नहीं बल्कि उसकी माँ ने किया है। और उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसकी माँ सोचती है कि तुम हमसे दूर जा रही हो। और कृषि इस बात से गुस्सा होते हुए और उसके इस तरह के नाटक करने की वजह से उसे साई को बीच बुलाकर वहां से जाने लगती है। और जब अमेंडा इसी चीज को लेकर उससे दोबारा पूछती है तो वो उसे बताती है कि वो इस जगह को छोड़ के जाने वाली है, जिस पर उसकी मॉम उसे समझाती है कि वो यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाली है। और फिर इसी चीज को लेकर उन दोनों में बहस होने के साथ साथ दोनों एक दूसरे पे गुस्सा निकालते हुए एक दूसरे को थप्पड़ रसीद कर देते हैं। और क्रिस अपनी माँ को थप्पड़ रसीद करने के बाद और उसके रोकने के बावजूद अपनी साइकिल लेकर वहां से चली जाती है। और कृषि डैनी के पास पहुंचकर उसकी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम के बारे में जानने की कोशिश करती है। और उसे डैनी से मालूम चलता है कि उसे इस बारे में मालूम था और वो जानता था कि उसकी माँ को बिजली से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और इधर अमेंडा अपने माँ पे गुस्सा निकालते हुए और उसके फेवरेट सामान को एक गड्ढे को खोदकर उसमें दफन कर देती है। और जब वो अपने घर की तरफ लौट रही होती है उसकी माँ उसके ऊपर गुस्सा होती हुई और उसे अपने कपड़े से घसीटते हुए अपनी ताकत का प्रदर्शन करती है। और अमेंडा अपने फावड़े का यूज करते हुए उसे रोकने में कामयाब हो जाती है। और फिर 2 मिनट की शांति होने के बाद वो उसे उसी कपड़े से हमला करते हुए उसे बेहोश कर देती है। और इधर जब कृषि गुस्से में साइकिल चलाते हुए अपने घर की तरफ बढ़ रही होती है, रिवर उसका रास्ता रोकते हुए
और उसके गुस्से को ठंडा करने के बाद उसे एक डायरी देती है। और इधर जब अमेंडा की आँख खोलती है तो उसकी माँ उसे बताती है कि उसकी बेटी को उसे अब उसकी असली माँ की जरूरत है। और जब क्रिसी रिवर को गुड बाय करके अपने घर में दस्तक देती है तो उसे उसकी नानी की फोटो और उसका फेवरेट पॉट एक मेज पर सजा हुआ मिलता है। और जब वो इस नज़ारे को देखने के बाद अपने माँ को खोजने लगती है तो उसकी माँ पूरी तरह से उसकी नानी में तब्दील हो चुकी होती है। और फिर वो उसे लेकर सबसे पहले प्रार्थना करवाती है और उसके पूछने पे वो उसे बताती है कि ये एक जैसा है और इसी तरह से हम अपने पूर्वजों को सम्मान देते हैं ताकि हम उनके साथ हो और उनके मरने के बाद वो बिल्कुल भी अकेले ना हो। और जब वो उसे झुककर उनका सम्मान करने को बोलती है तो क्रिसी उसे ऐसा करने से मना कर देती है, जिसके बाद उसकी माँ उसके नानी के रूप में आते हुए बताती है कि तुम अपनी माँ की तरह एक बदतमीज, बिगड़े और कहना ना मानने वाली लड़की हो और तुम्हें देख तुम्हारी माँ की याद आती है और वो भी मुझसे दूर जाना चाहती थी। और तुम क्या जानती हो कि जब वो मेरा कहना नहीं मानती थी तो मैं उसके साथ क्या करती थी? मैं उसे एक अलमीरा में बंद कर देती थी ताकि वो इस दर्द को सहते हुए ये एहसास कर सके कि वो मुझे कितना तकलीफ पहुंचा रही है। और जब क्रिसी उसे बोलती है कि वो उसे डरा रही है तो उसकी माँ उसे बताती है कि वो भी मुझसे डरा करती और उसे बताती है कि वो कैसे लैंप का यूज करती या उसके वायर का यूज करती उसे हर्ट करती थी और उसे वो जब तक तकलीफ देती रहती थी जब तक मेरा दर्द उसका दर्द नहीं बन जाता था। और अब हम इस दर्द को महसूस करेंगे, लेकिन उसने कभी भी इस लेसन को नहीं सीखा था और तुम कभी भी यहाँ से भाग नहीं सकती हो। और तभी सारी लाइटें बुझने के साथ उसकी नानी का असली चेहरा उसे नजर आ जाता है। और जब किसी इस खौफनाक मंजर को देखकर भाग रही होती है तभी उसे पता चलता है कि उसकी सारी मुर्गियां मारी जा चुकी हैं और एक जानवर उसकी मुर्गियों को मारकर खा रहा है। और उसके देखते ही देखते वो जानवर उस बॉक्स के रुमाल के जानवर की तरह बदल जाता है। और जब किसी उसे देखकर भागने की कोशिश करती है अमेंडा वहां पे दस्तक देती हुई उससे मदद मांगने की कोशिश करती है। और जब अमेंडा उसके ऊपर हमला करती है क्रिसी उसे याद दिलाती है कि वो उसकी बेटी है और वो उससे स्ट्रगल करते हुए उसके मास्क को दूर फेंक देती है। और उस मास्क के फेंकने के साथ उसकी माँ पूरी तरह से उसके नानी की कैद से बाहर आ जाती है। और जब वो दोनों मेल मिलाप करने के बाद वहां से जाने की कोशिश करते हैं तो उसकी माँ उसे खींचते हुए और जमीन के अंदर ले जाने के बाद उसे अपनी दुनिया में ले आती है। और अमेंडा अपनी माँ की दुनिया में जाने के बाद अपने उसी घर से रूबरू होती है जिसे उसकी माँ ने अपनी हाथों से सजाया था। और जब अमेंडा अपने म्यूजिक बॉक्स को प्ले करते हुए और उसके संगीत को सुनकर रोने लगती है तो उसकी माँ उसे बताती है कि उसे हमेशा ही सिर्फ अपनी खुशी की परवाह थी और तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि तुम्हारी वजह से मैं कितना सफर की हूँ। और अमेंडा उसे बताती है कि आप पूरी तरह से गलत हैं, मैं जानती हूँ कि आप किस दर्द से गुजरी हैं और आपकी कोरिया में इज्जत होती थी और आप एक बहुत ही टैलेंटेड ड्रेस मेकर थे और आप कोरिया में बहुत ज़्यादा खुश थी और अपने आप से ये एक्सपेक्ट करती थी कि आप एक अच्छी वाइफ हैं। और इसी वजह से आपने अपनी धरती को छोड़कर अपने पति के साथ दूसरी जगह पे जाना चुना था, लेकिन आपको उनकी भाषा समझ में नहीं आती थी और ना ही कभी आपने उनसे मदद मांगने की कोशिश की थी। और मैं ये भी जानती हूँ कि ये आपके लिए आसान नहीं था। और उसकी माँ उसके हाथ को अपने दिल पे रखकर बताती है कि मैंने हमेशा ही इस दिन की प्रार्थना की है ताकि हम फिर से दोनों एक साथ हो सके, लेकिन तुम कभी भी यहाँ पे नहीं आए। और अमेंडा उसे बताती है कि अब मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ और मैं जानती हूँ कि आपकी जिंदगी बहुत ज़्यादा तकलीफ दे थी, लेकिन मेरी जिंदगी आपकी वजह से तकलीफ दे थी और इसी वजह से मुझे आपको छोड़ के जाना पड़ा और मैं अभी भी यही करने वाली हूँ। और उसकी माँ उसे बताती है कि मैं तुम्हारी माँ और मैं हमेशा ही तुम्हारा हिस्सा रहूंगी। और वो उसे बताती है कि वो कभी भी फिर से एक साथ इस तरह से नहीं रह सकते और मैं यहाँ पे कभी भी रुक नहीं सकती। और फिर अमेंडा अपने हाथ को छुड़ाकर वहां से जाने लगती है और उसे जाते वक्त बताती है कि वो उसके लिए जैसा करेगी ताकि वो उस शांति को पा सके जो उसकी लाइफ में कभी भी नहीं थी। और अब मेरा यहाँ से जाने का समय हो चुका है। और उसके माँ के गायब होने के साथ ही और अमेंडा के दरवाजा खोलने के साथ ही वो अपनी दुनिया में वापस आ जाती है। और फिर हम सुबह होने पर देखते हैं कि अमेंडा और क्रिसी एक साथ मिलकर अपनी नानी की आत्मा के लिए या उसके शांति के लिए जैसा करते हैं। तो इस कहानी की समरी की बात करें तो ये कहानी एक माँ की है जो अपने देश को छोड़ने के बाद एक ऐसी जगह पे आ गई
जहाँ पे उसे कोई भी पहचानता नहीं था और ना ही उसकी कोई भाषा समझता था। और जब वो इसी अकेलेपन की वजह से अपने आप से नफरत करने लगी थी तो उसका पति उससे तंग आकर उसकी बेटी के साथ उसे छोड़ गया और वो इसी वजह से अपनी बेटी को तकलीफ देते हुए और उसके बार बार भागने की वजह से उसे टॉर्चर किया करती थी। और जब उसकी बेटी भी उसका साथ छोड़कर उससे भाग गई तो वो अपनी बेटी का आखिरी पलों तक इंतजार करते हुए उससे मिलने की चाह में मर गई। और जब वो उसके भाई की वजह से या अमेंडा के अंकल की वजह से दोबारा मिलती है तो उसका माँ का प्यार फिर से जिंदा हो जाता है। और फिर अपनी बेटी से आखिरी बार मिलने के बाद ये कहानी हमें ये एहसास दिलाती है कि हम अपनी गलतियों की सजा या अपनी खुशी के लिए दूसरों को तकलीफ नहीं दे सकते हैं। और एक माँ का प्यार जिंदा रहने के साथ साथ मरने के बाद जिंदा रहता है और उस प्यार के एहसास को कोई कितना भी कोशिश कर ले नहीं मिटा सकता है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं और मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टीवी सीरीज या मूवी को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया।